हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से काफ़ी रोचक विषय वर्साय की संधि, जिसे हम इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ वर्साय के नाम से भी जानते हैं, इस पर आज एक संक्षिप्त क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको वर्साय की संधि के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजयी शक्ति अर्थात मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की। इसी कड़ी में पेरिस के शांति महल में, जिसे वर्साय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जर्मनी के साथ एक संधि हुई और यही संधि इतिहास में वर्साय की संधि के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी दो पक्षों में युद्ध होता है तो विजयी पक्ष प्रतिशोध की भावना के साथ पराजित पक्षों के साथ समझौता करता है। ठीक वही बात यहाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ जर्मनी पराजित राष्ट्रों की सूची में था। जर्मनी के साथ जिस प्रकार का शोषण हुआ, जिस प्रकार से उसको मानसिक आघात पहुँचाने का प्रयास इस वर्साय की संधि के माध्यम से किया गया, उसका हम विस्तार से वर्णन अपने आज के क्लास में देखेंगे। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी आत्म स्वाभिमानी राष्ट्र को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका शोषण करोगे तो यह स्वाभाविक है कि वह आने वाले समय में इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। चलिए इसी श्रेणी में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को विस्तार से इसके विषय को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्साय की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियां की गई, किंतु उन सभी संधि में से जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण है। जर्मनी ने युद्ध दोष देने वाले अनुच्छेद, क्षतिपूर्ति और दखल देने वाली सेनाओं के जो 15 वर्षों तक राइनलैंड में रखी जानी थी को बुरा माना। उन्होंने मित्र राष्ट्रों को ढोंगी बताया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी को तो निशस्त्र कर दिया किंतु स्वयं को निशस्त्र नहीं किया। स्वदेश की भूमि छीन जाने से क्रुद्ध होकर मैनुट शासन प्रणाली की भी यह कहकर निंदा की गई कि यह एक पाखंडपूर्ण योजना है। मैनुट प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में मैंडेट शासन व्यवस्था कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि पराजित राष्ट्रों की भूमि को राष्ट्र संघ ने अपने अधीन ले लिया और उसको विजयी राष्ट्रों को सौंप दिया। इसे ही मैंडेट शासन प्रणाली या मैनुट शासन प्रणाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो जर्मनी उपनिवेश का नियंत्रण मित्र राष्ट्रों को सौंप देने के लिए रची गई। ठीक है, आगे देखते हैं। संधि की शर्तें इतनी कठोर एवं अन्यायपूर्ण थी कि इसे स्वीकार करने की अपेक्षा जर्मन के बहुत से नागरिक मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ते हुए नष्ट हो जाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। किंतु महासेनापति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़कर जीतना असंभव है। जर्मन प्रतिनिधि हृदय से इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हैं कि जर्मनी एकदम त्रस्त हो गया था इस संधि के मापदंडों को देखकर। संधि के पश्चात क्या क्या प्रावधान किए गए उसको देखेंगे। जर्मनी के अल्सेस लॉरेन का प्रांत फ्रांस को लौटा देना पड़ा। जर्मनी के सारे प्रदेश को 15 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण में अस्थायी तौर पर दे दिया गया। इस अवधि में सार की कोयला खानों को चलाने का अधिकार फ्रांस को दे दिया गया। बेल्जियम को जर्मनी सीमा पर स्थित यूपेन, मलमेडो का प्रदेश दे दिए गए। मेमल का नगर लिथुआनिया को दिया गया।
चेकोस्लोवाकिया को उत्तरी साइलेशिया का कुछ भाग प्राप्त हुआ। जर्मनी को पूर्वी सीमा पर सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। मित्र राष्ट्रों ने एक स्वतंत्र पोलैंड राष्ट्र का निर्माण करने का निश्चय किया। अतः जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के पोलिश क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया गया। इसमें पोसोन का अधिकांश भाग तथा संपूर्ण पश्चिमी प्रशा पोलैंड को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त ऊपरी साइलेशिया का एक बड़ा भाग जनमत के आधार पर पोलैंड से मिलाने की बात की। पोलैंड के इन राज्यों का समुद्र तट से संबंध स्थापित करने के लिए जर्मनी को डेनिश बंदरगाह राष्ट्रसंघ को देना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। राइनलैंड को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। यह भी तय किया गया कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी भाग पर 5 साल तक, मध्यवर्ती भाग पर 10 साल तक तथा दक्षिणी भाग पर 15 साल तक रहेगी। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि राइन नदी के दाहिने भाग के एक 30 मील चौड़े प्रदेश पर जर्मनी किसी भी प्रकार की किलाबंदी नहीं कर सके, और यदि जर्मनी संधि की किसी शर्तों का पालन नहीं करे तो मित्र राष्ट्रों के सैनिक कब्जे की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को यूरोप में अपने राज्य के 13% भाग का परित्याग करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जर्मनी से उसके समस्त उपनिवेशिक साम्राज्य भी छीन लिए गए और इसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य का लगभग 12 लाख वर्ग मील का क्षेत्र, जिसमें आर्थिक साधनों से कई करोड़ रुपए वार्षिक आय होती थी, राष्ट्रसंघ को दे दिया गया। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी से प्राप्त इन उपनिवेशों को अपने संरक्षण में मित्र राष्ट्रों को प्रशासन चलाने हेतु सौंप दिए। इसी पद्धति को मैंडेट पद्धति भी कहते हैं। फ्रांस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्साई की संधि में जर्मनी की सैनिक, नौसैनिक शक्ति पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। जर्मनी में सेनापति विभाग समाप्त कर दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा भी जर्मनी में समाप्त कर दिया गया। राइन नदी के पूर्वी तट पर जर्मनी को किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी गई। जर्मनी के समुद्री बेड़े के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया। उसे केवल 6 युद्धपोत यानी टैंक, 6 हल्के लड़ाकू जहाज, 12 तोपची जहाज और 12 तारपीड़ नाव में रखने की आज्ञा थी, सेना में रखने की आज्ञा थी। मित्र राष्ट्रों को यह अधिकार दिया गया कि इन व्यवस्थाओं के परिपालन की जांच करने के लिए वे उच्च अधिकारी नियुक्त करें। इन अधिकारियों को जर्मनी के किसी भी भाग में जाने एवं निशस्त्रीकरण की सूचना प्राप्त करने के व्यापक अधिकार दिए गए। वर्साई की संधि की आलोचनात्मक समीक्षा करें तो यह ज्ञात होता है कि वर्साई की संधि निश्चित रूप से कठोर और अपमानजनक थी। उसकी कठोरता के कारण उसका पालन असंभव था। संधि का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को सदैव के लिए पंगु बनाकर रखना था।
संधि द्वारा जर्मनी को हर प्रकार से अपमानित किया गया। यह संधि जर्मनी के लिए प्रतिशोधात्मक थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डी सोरमबेल ने इसकी कठोरता के बारे में लिखा है कि वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को गहरी चोट ही नहीं दी, बल्कि इससे ज़्यादा उसको अपमानित किया गया। उसे पराजय का अपमान मिल गया। जैसे जैसे उसके घाव भरते गए, उसने पूरी शक्ति से प्रतिशोध लेने की चेष्टा की। ये प्रसिद्ध इतिहासकार डी सोरमबेल का कथन है। आगे चलते हैं। वर्साय की संधि को एक आरोपित संधि की संज्ञा भी दी जाती है। उसने कई जगह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार एवं परंपराओं को तोड़ा था। यह एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की आज्ञा थी, जिसे जर्मनी को स्वीकार करना पड़ा। संधि के मसवदे तैयार करते समय जर्मनी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। साथ ही संधि के मसवदे पर जर्मनी ने जो संशोधन प्रस्तुत किए, उसे भी मित्र राष्ट्रों ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार के व्यवहार से जर्मनी को बड़ा आघात पहुंचा। इस संबंध में प्रोफेसर कार, जिनका पूरा नाम है E.H. कार, लिखते हैं कि वैसे तो युद्ध समाप्त होने वाली प्रत्येक संधि एक प्रकार से आरोपित संधि होती है, लेकिन वर्साय की संधि में अधिदिष्ट किए जाने के भाव आधुनिक काल की किसी भी संधि की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार का स्टेटमेंट E.H. कार का महोदय का है। इस तरह से हम निष्कर्ष में देखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्साय की संधि कठोर, अपमानजनक एवं विश्वासघात संधि थी। यह एक आरोपित संधि थी, जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह भविष्य में युद्ध द्वारा अपने इस अपमान को धोने का प्रयास करे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे, जो कि केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि उसके साथ पराजित राज्यों के लोगों को भी प्रतिशोध लेने की भावना का विकास कर रहा था। इस तरह से हमारी वर्साय की संधि यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।